हेलो बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम सॉल्यूशन वाले टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विलेयता, सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी ठोसों की द्रव में हो सकती है, गैस की द्रव में हो सकती है, यानी कि ठोस हम द्रव में घोल सकते हैं, गैस भी द्रव में घोल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ठोसों की द्रव में विलेयता किस प्रकार होती है और इस विलेयता जो है इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। इसकी डेफिनेशन होती है कि एक निश्चित ताप पर, जो रूम टेम्परेचर होता है, उस ताप पर 100 ग्राम विलायक में, विलायक यानी कि सॉल्वेंट द्रव में ठोस की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा उसकी दिए गए विलायक में विलेयता कहलाती है। यानी कि कोई विलेय पदार्थ जो है वो विलायक में कितना अधिकतम घुलता है उसको हम उसकी विलेयता कहते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक गिलास में 1 चम्मच शक्कर 1 गिलास पानी में डालते हैं, उसको घोलते हैं, उसमें और शक्कर मिलाते जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है जब उसमें शक्कर घुलना बंद हो जाती है। वो कंडीशन जो शक्कर घुलना बंद हो जाती है तो उस कंडीशन पे वो संतृप्त विलयन बन जाता है। तो जितनी अधिकतम मात्रा शक्कर की उस पानी में घुली है उसको हम उसकी विलेयता बोलते हैं। तो विलेयता जो है वो किस वजह से होती है? विलेयता समान को घोलता है। जैसे कि ध्रुवीय विलायक जो होते हैं वो ध्रुवीय विलेय को घोलते हैं। जैसे कि NaCl जो होता है जल में घुलता है, यानी कि नमक जो होता है वो जल में घुलता है, क्योंकि नमक ध्रुवीय है, यानी कि इसमें भी प्लस माइनस होता है और जल में भी प्लस माइनस होता है। ये दोनों ध्रुवीय होते हैं तो आपस में घुल जाते हैं। और अध्रुवीय जो विलेय होते हैं अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। जैसे कि नेफ्थलीन जो होता है वो बेंजीन में आसानी से घुलता है। इसका मतलब ये है कि समान को घोलता है, यानी कि ध्रुवीय को घोलता है और अध्रुवीय को घोलता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो सहसंयोजी ठोस होते हैं, जैसे कि शक्कर जो है वो सहसंयोजी ठोस होता है, यह जल में घुल करके हाइड्रोजन बंध बना लेता है। यानी कि ऐसे सहसंयोजी ठोस जो हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं जल के साथ मिलकर के, तो ये जो है वो जल में विलेय होते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर जो होती है वो जल में विलेय होती है सहसंयोजी ठोस होते हुए भी। अब हम आगे देखते हैं कि ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ठोसों की विलेयता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले इसका कारक होता है ठोस एवं विलायक की प्रकृति। यानी कि जो ठोस होता है, जो विलेय होता है, और जो विलायक होता है, जो सॉल्वेंट होता है घोलने वाला, उन दोनों की प्रकृति कैसी है। जैसा कि हमने पहले भी ये पढ़ा है कि समान को घोलता है, यानी कि आयनिक ठोस जो होते हैं, जैसे कि नमक हो गया, KCl हो गया, आयनिक ठोस जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। ध्रुवीय विलायक का मतलब जैसे कि H2O जल में घुलते हैं, और सहसंयोजी ठोस होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनकी प्रकृति आयनिक होती है, आयनिक का मतलब जैसे कि NaCl जो होता है Na+ और Cl- आयनों में विभक्त होता है, वे ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें आयन ध्रुवीय अंतःक्रिया होती है, यानी कि H2O में H+ और OH- ये आयन होते हैं, और नमक का आयन होते हैं Na+ और Cl-। ये दोनों जब आपस में घुलते हैं तो इन दोनों में अंतःक्रियाएं होती हैं, जिसके कारण ये आपस में घुल जाते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ठोसों की विलेयता में। ठोस को जब पानी में घोला जाता है, हमने ये देखा है कि नमक या शक्कर को जब हम घोलते हैं तो वो घुलते जाते हैं, एक संतृप्त विलयन बनने तक घुलते हैं, और यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो और ज्यादा शुगर को हम पानी में घोल सकते हैं, ज्यादा उसकी विलेयता बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ताप बढ़ाने पर ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि लॉ-सातेलिय के नियमानुसार ऊष्माक्षेपी प्रक्रम वो होता है जिसमें ऊष्मा निकलती, यानी कि हीट निकलती है, और इस तरह के प्रक्रम में यदि ताप में वृद्धि कर दिया जाए, टेम्परेचर यदि इस तरह के प्रक्रम में बढ़ा दिए जाए, तो ठोस की विलेयता विलायक में कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि लॉ-सातेलिय ने ये नियम बताया था कि यदि कोई अभिक्रिया में कोई परिवर्तन किया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में गति करने लगती है ताकि
पहले जैसी उसकी कंडीशन हो सके। यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ताप कम करने की आवश्यकता होती है इसकी अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए। लेकिन ऊष्माशोषी जो प्रक्रम होता है उसमें यदि ताप में वृद्धि कर दी जाए तो ठोस की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि ऊष्माशोषी प्रक्रम में ऊष्मा ग्रहण करके कोई अभिक्रिया होती है। तो ताप का प्रभाव यही पड़ता है, यदि टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाता है तो ठोसों की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। दाब का प्रभाव ठोसों की द्रवों में विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से 3 इस पर प्रभाव हो सकते हैं। ठोस एवं विलायक की प्रकृति हो सकता है, ताप का प्रभाव हो सकता है, दाब का प्रभाव नगण्य होता है। आगे हम पढ़ते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। लिक्विड द्रवों में विलेयता जो है गैसों की एक निश्चित सीमा तक होती है और द्रव द्वारा गैस का अवशोषण करने पर गैस विलयन प्राप्त होता है। इसे गैस का अवशोषण कहते हैं, यानी कि लिक्विड में गैस अवशोषित होती हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को, यानी कि कितनी मात्रा द्रव में गैसों की घुली है, उसे हम अवशोषण गुणांक द्वारा व्यक्त करते हैं और अवशोषण गुणांक को अल्फा से डिनोट करते हैं। एक निश्चित ताप पर अवशोषण गुणांक की ये परिभाषा है कि एक निश्चित ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर, एक निश्चित ताप का मतलब है यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रेशर होता है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। पर विलायक के 1 इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी कि 1 इकाई आयतन में, विलायक के 1 इकाई आयतन में कितनी गैस घुली हुई है यह बताता है अवशोषण गुणांक को। अब हम देखते हैं कि गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। गैस की विलेयता को उसी तरह से जैसे हमने देखा था कि ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ठोस की प्रकृति और दाब का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव। उसी तरह से गैस की विलेयता को भी उसी तरह से हम देखेंगे, उसकी नेचर को, दाब के प्रभाव को और टेम्परेचर के प्रभाव को। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैस की प्रकृति। जो गैस विलायक से अभिक्रिया करती है या विलयन में आयनित हो जाती है वो बहुत अधिक विलयशील होती हैं। तो NH3 अमोनिया गैस और HCl गैस ये जल में बहुत अधिक विलयशील होती हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये विलायक से अभिक्रिया कर लेती है, यानी कि जल से बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेती हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बनाती हैं जल के साथ। दूसरा हम देखते हैं कि ऑक्सीजन रुधिर में अधिक विलयशील होता है, क्योंकि यह रुधिर के हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि वो गैस जो विलायक से क्रिया करती है वो बहुत अधिक विलयशील होती है। तो ऑक्सीजन जो है वो रुधिर के हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, इसलिए ऑक्सीजन रुधिर में विलय होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये जो है NH3 और HCl के अपेक्षाकृत कम विलयशील होते हैं। जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उनकी विलेयता अधिक होती है। अवशोषण गुणांक यानी कि उसकी विलेयता को ही हम कहते हैं। यह हाइड्रोजन की सबसे कम विलेयता होती है, नाइट्रोजन की उससे अधिक और ऑक्सीजन की सबसे अधिक होती है। इसको हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि जिनका मोलर मास सबसे अधिक होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का मोलर मास है 2, नाइट्रोजन यहाँ पर 28 और ऑक्सीजन का यहाँ पर आता है 32, यानी कि सबसे ज़्यादा मोलर मास ऑक्सीजन का है, इसलिए इसकी विलेयता जो है द्रव में सबसे अधिक होती है। जल में सबसे अधिक इसकी विलेयता होती है, फिर नाइट्रोजन की, फिर हाइड्रोजन की। उसके बाद हम देखते हैं दाब का प्रभाव। गैसें दाब से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं और इसका नियम एक दिया था जो कि दिया था विलियम हेनरी ने। वो नियम था हेनरीज लॉ। बहुत छोटा सा नियम है, बहुत सिंपल नियम है। इसका मतलब ये है कि जो गैस का द्रव्यमान होता है, विलायक में जो गैस का द्रव्यमान होता है उसके ऊपर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। हमें बस ध्यान रखना है, इसके आगे लिखना है स्थिर ताप पर। तो इसका नियम कुछ इस तरह से हो जाएगा कि स्थिर ताप पर किसी द्रव
विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर आता है एक स्थिरांक जिसको हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक, यानी कि दाब P इज इक्वल्स टू हो जाएगा KH इंटू एम। एम यहाँ पर है गैस का द्रव्यमान। सीधा सीधा सा मतलब है इसका कि विलायक में घुले हुए गैस का द्रव्यमान जो है वो उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है, यानी कि हम जितना ज़्यादा किसी गैस पर दाब लगाते हैं उतना ही ज़्यादा उसकी विलेयता किसी द्रव में बढ़ जाती है। और यदि हम विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता माने, मोल फ्रैक्शन को उसकी विलेयता माने, तो हेनरी के नियम अनुसार यदि हम यहाँ पर जहाँ पर हमने m लिया है उसकी जगह पर हम x ले लेते हैं, यानी कि मोल अंश। मोल अंश का सीधा सीधा मतलब होता है कि उसके कितने मोल द्रव में घुले हुए हैं, यानी कि कितने उसके कण द्रव में घुले हुए हैं, गैस के कितने कण द्रव में घुले हुए हैं। तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। वहाँ पर हमने द्रव्यमान देखा था, यहाँ पर ये है मोल अंश, यानी कि PA इज इक्वल्स टू KH इंटू XA। KH है यहाँ पर हेनरी स्थिरांक। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है M इज इक्वल्स टू है घुली हुई गैस का द्रव्यमान, P है गैस का दाब जो कि है साम्य अवस्था पर, KH है हेनरी स्थिरांक, PA है यहाँ पर गैस का आंशिक दाब और XA है गैस का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। अब हम हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं और इसके जो न्यूमेरिकल है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो इसके अनुप्रयोग ये है कि द्रव में कोई गैस घुलती है, जैसे कि सोडा वाटर है, शीतल पेय है, इनमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा उसकी बोतल को यदि हम खोलते हैं तो एकदम से गैस बाहर निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको बहुत अधिक दाब पर बंद किया जाता है ताकि सोडा वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा CO2 घुल सके। उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए उसको अधिक दाब से बंद किया जाता है। गोताखोर जो होते हैं वो जब डीप डाइविंग करते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, जिसके कारण उनकी रुधिर में बहुत ज़्यादा, रुधिर और कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा गैसेस जो है वो घुल जाती हैं। और जब वे ऊपर की ओर आते हैं, तल पर आते हैं, तो ये गैसें जो है वो बुलबुलों के रूप में कोशिकाओं में अटकने लग जाती हैं, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा दबाव महसूस होता है। तो इसको रोकने के लिए वो ऑक्सीजन टैंक अपने साथ में लेकर जाते हैं ताकि दूसरी गैसेस जैसे हैं नाइट्रोजन वगैरह उनकी कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा ना घुले। तो उन ऑक्सीजन टैंकों में होता है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन होता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि गोताखोरों द्वारा ले जाए जाने वाले ऑक्सीजन टैंकों में क्या होता है, कौन सी गैस भरी हुई होती है। उनमें भरी हुई होती है 11.7% हीलियम होती है, 56.2% नाइट्रोजन होती हैं और 32.1% ऑक्सीजन होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण से ज़्यादा रखी जाती है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% के लगभग होती है, लेकिन इन टैंकों में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है ताकि नाइट्रोजन के ज़्यादा बुलबुले हमारे रुधिर में ना घुले। थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एनॉक्सिया के बारे में। एनॉक्सिया का मतलब ये होता है कि जो बहुत अधिक ऊंची जगहों पर जो लोग रहते हैं उनमें आंशिक दाब की वहाँ पर कमी होती है। तो उस कमी के कारण उनके जो रहने वाले लोग हैं या जो पर्वतारोही होते हैं उनके रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन लो हो जाता है क्योंकि वहाँ पर दाब कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये जो आरोहक होते हैं या पर्वतारोही होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो स्पष्टतया सोच नहीं पाते, यानी कि उनकी दिमागी कंडीशन पर वहाँ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये जो लक्षण होते हैं उनको एनॉक्सिया कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की वहाँ पर कमी होती है, इसलिए इनको कहा जाता है एनॉक्सिया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता है, 1-2 लाइन का इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार इनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए
कल की क्लास को आप ज़रूर देखिएगा और मेरी क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।